स्वागत है। दोस्तों आज हम साइंस का सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोग 50 क्वेश्चन देख चुके हैं और एक टॉपिक है सेल, उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करते हुए देखे हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं उसका फर्स्ट वीडियो देखिए, 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक ब्रीफ डिस्कशन किया गया है, तो आप देख सकते हैं। दोस्तों जो भी डाउट होगा इस वीडियो में आपको ज़रूर क्लियर होगा। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए हम 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और ये सेल चैप्टर है। तो दोस्तों इस सीरीज में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट जितना भी जो पर्यावरणीय है यानी साइंस के बैकग्राउंड से है, तो इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखा जाएगा और आपके एग्जाम से पहले तक इसको समाप्त कर दिया जाएगा, तो आप ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पुरकेंजे ने कोशिका की संरचना के किस भाग की खोज की थी? तो दोस्तों जीव द्रव की खोज जो है पुरकेंजे ही ने किया था, जिसको इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इससे पिछला वीडियो में हम 4 वर्ड बताए थे। एक प्रोटोप्लास्ट बताए थे, प्रोटोप्लाज्म बताए थे, साइटोप्लाज्म और एक सिस्टोसोल, इसको भी आज हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इससे पहले जो है प्रोटोप्लास्ट सबसे पहले क्या होता है? ये जो होता है ऑल इनसाइड द सेल वाल, यानी सेल वाल के अंदर जितना चीज़ है उसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म जो है ऑल इनसाइड इन सेल मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन के अंदर जो पाया जाएगा उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? तो दोस्तों प्रोटोप्लाज्म को साइटो ही प्लाज्म बोलते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को नहीं लिया जाता है, यानी न्यूक्लियस को छोड़कर जो भी सेल के अंदर ऑर्गेन्स है उस सब को जो है साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले जीव द्रव की खोज किसने किया? तो ये दूसरा कोई किया है, इसका नाम क्या है? डुजार्डिन। तो डुजार्डिन, इसको नाम याद रखिएगा। डुजार्डिन जो है ये प्रोटोप्लाज्म की खोज की। और जबकि पुरकेंजे जो है, पुरकेंजे क्या कहा था? तो पुरकेंजे जो है 1839 ईस्वी में, कब? 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल यानी दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव नाम दिया। तो नामकरण जो है पुरकेंजे किया है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म की खोज जो है डुजार्डिन किया है। तो इसको आप डाउट क्लियर रखिएगा। दोस्तों अगर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और केंद्रक के बारे में पूछ दिया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है को ऑल्टमैन ने किया था। सबसे पहले देखा कौन था? तो देखा कौन था इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात किए हैं। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले जो है कोलिकर देखा था। हम पिछले वाला वीडियो में भी इसका बात किए हुए हैं। और इसका नाम क्या रखा था? तो सार्कोसोम नाम रखा था। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा था, सार्कोसोम, कोलिकर रखा था। इसके बाद जो है ऑल्टमैन जो है क्या नाम रखा? बायोप्लास्ट नाम रखा। और फ्लेमिंग जो है किला नाम रखा था। क्या? किला। और सी बेंडा जो हम अभी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख रहे हैं, तो इसका ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है सी बेंडा रखा था। कौन? सी बेंडा। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्रकणिका बोलते हैं। क्या कहते हैं? सूत्रकणिका। दोस्तों केंद्रक का खोज किसने किया था? दोस्तों केंद्रक का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन किया है। कौन किया है? रॉबर्ट ब्राउन, और 1831 में किया था। दोस्तों ये सबसे बड़ा कोशिकांग है केंद्रक। तो और पादप कोशिका में कहे तो प्लास्टिड हो जाता है। तो केंद्रक सबसे बड़ा कोशिकांग है। और लाइसोसोम की खोज किसने किया है? तो दोस्तों लाइसोसोम की खोज जो है क्रिश्चियन डी डुबे ने किया था। कौन? क्रिश्चियन डी डुबे, यानी डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज किया था। और इसी को जो है आत्महत्या की थैली बोलते हैं। अगला है जीव द्रव समूल रूप से बना होता है। तो दोस्तों जीव द्रव जो है कोशिका द्रव और केंद्रक के हम जीव द्रव कहते हैं, यानी वही प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म में कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। और साइटोप्लाज्म में जो है प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को हटा देंगे तो साइटोप्लाज्म हो जाएगा। तो बी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाकर देखिए, बहुत ही अच्छा डिटेल से बात किया है, आपको ज़रूर उसमें बेनिफिट होगा। और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेस्ट रखा जा रहा है। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो साइंस से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो दोस्तों कोशिका झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन दोनों का बना होता है। किसका? लिपिड और प्रोटीन। इसको रट ही लीजिएगा। इसमें सेल्यूलोज ऑप्शन में दे देगा तो कितना सेल्यूलोज में कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन लिपिड और प्रोटीन को जो है मिलाकर कोशिका झिल्ली का निर्माण हुआ है।
अगला है पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो कौन करता है? तो ये जो है सेल्यूलोज करता है, जो संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान जो है सेल्यूलोज करता है। अगला है झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग किस में पाया जाता है? ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है। तो पिछला वीडियो में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का हम सम फैक्ट बताए थे, अगर आप उसको देखे होंगे तो जरूर याद होगा। दोस्तों यूकैरियोटिक क्या है? डेवलप सेल है, ये अनडेवलप है। यानी प्रो माने होता है कम विकसित, यानी आदिम माने आदिम है। प्रो माने क्या होता है? आदि, यानी प्राचीन काल का ये सेल है। यूकैरियोटिक माने क्या होता है? यू माने होता है ये यूकैरियोटिक जो है माने विकसित, सुविकसित केंद्रक होता है। तो दोस्तों ये इसमें हम 2-4 फैक्ट बताए थे कि जैसे प्रोकैरियोटिक में ये डीएनए जो होता है सर्किल आकार का होता है और नग्न होता है। क्या होता है? नग्न होता है। तो प्रोकैरियोटिक के डीएनए को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। दोस्तों इसका जो एक है ये भी है, यूकैरियोटिक जो है सांस किससे लेता है? तो सांस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया से लेता है और 80S होता है इसमें 70S होता है। और इसमें क्या होता है? केंद्रक आवरण अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। और इनमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं इसमें यूकैरियोटिक में। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? कवक हो गया, शैवाल हो गया, पादप जंतु आदि जो है यूकैरियोटिक सेल होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल कौन होता है? जीवाणु होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, नील हरी शैवाल होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक हो गया। अगला है दोस्तों इसमें 137 क्वेश्चन है सेल से सिर्फ। तो आज जो है बचा हुआ क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा टाइम लगेगा तो लग सकता है। अगला है किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। तो किस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? तो दोस्तों जीवाणु में जो है किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, क्योंकि जीवाणु जो है प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है? प्रोकैरियोटिक। और क्या है? माइकोप्लाज्मा हो गया, नील हरी शैवाल हो गया। और प्रोकैरियोटिक में ये झिल्ली नहीं होता है। बाकी बात अमीबा में झिल्ली होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, वायरस में भी झिल्ली होता है। अगला है ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं। यानी ईआर का मतलब क्या होगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहता है। तो क्या अवस्थित रहता है? राइबोसोम अवस्थित रहता है। यही राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण करता है, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, खुरदरी जिसको हिंदी में बोलते हैं। अगला है वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है। तो कौन भाग लेता है? तो ये चिकनी लेता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER याद रखिएगा। वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में, खुरदरी क्या? प्रोटीन संश्लेषण में। अगला है राइबोसोम बना होता है। तो दोस्तों राइबोसोम जो है RNA और प्रोटीन से बना होता है। किससे? RNA और प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन है गोल्जी उपकरण नहीं है। तो दोस्तों गोल्जी क्या है? गोल्जी काय की खोज किसने किया था? केमियो गोल्जी किया था। इसको जो है या इसको क्या, इसका अन्य नाम क्या है? दोस्तों इसका अन्य नाम जो है बेकर्स बॉडी है। बेकर्स बॉडी को ही गोल्जी काय कहते हैं। गोल्जी काय में क्या होता है कि गोल्जी काय में विभिन्न पदार्थों के संश्लेषण से संबंधित एंजाइम और पदार्थ पाए जाते हैं। दोस्तों इसके द्वारा जो है लाइसोसोम और शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किया जाता है। क्या चीज़? लाइसोसोम और शुक्राणु के एक्रोसोम। और ये कोशिका से होने वाले पदार्थ को परिवहन करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी जो नहीं है, RBC, नील हरी शैवाल और प्रोकैरियोटिक, इसमें गोल्जी उपकरण नहीं है। अगला है समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये गोल्जी उपकरण कहते हैं। अगला है निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थ का संचयन, रूपांतरण और पैकिंग कर कोशिकाओं अंदर और बाहर भेजता है? तो कौन भेजता है दोस्तों? तो ये गोल्जी उपकरण ही करता है। इसीलिए जो है इसको ट्रैफिक सेल भी बोलते हैं। अगला है लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? दोस्तों लाइसोसोम का सर्वप्रथम जो है ये क्रिश्चियन डी डुबे ने देखा था। कौन? क्रिश्चियन डी डुबे ने देखा था लाइसोसोम को। दोस्तों इनमें विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलिक या पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें? लाइसोसोम में, जो कि कोशिका में मृत कोशिकांगों और कोशिका का जीवन पूरा होने पर जो है संपूर्ण कोशिका को ही पाचन कर देता है ये लाइसोसोम। इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। अगला है जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाली कोशिकांग है। तो कौन कोशिकांग है जो जीवाणु और वायरस से रक्षा करता है? तो ये लाइसोसोम ही है। दोस्तों अगर मान लीजिए कोई मनुष्य या कोई भी व्यक्ति अगर मुंह में कीड़ा को खा लेता है
तो लाइसोसोम ही उसको निष्क्रिय कर देता है। तो यही लाइसोसोम है। अगला है क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों क्रिस्टी जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों क्या है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली के वलन में जो है ये पाया जाता है क्रिस्टी, जिसको क्रिस्टी कहते हैं। इसको दोस्तों F1 कण भी बोलते हैं। F1 कण ये अलग नाम है। इसको जो है और नाम है ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। ऑक्सीसोम जो है F1 कण को ही बोलते हैं। और इसमें क्रेब्स चक्र होता है। इस क्रेब्स चक्र के द्वारा एनर्जी बनता है, इसलिए इसको पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला है शोषण से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। तो किस में मौजूद रहता है? तो शोषण से संबंधित एंजाइम जो है माइटोकॉन्ड्रिया के गुहा मैट्रिक्स में रहता है। क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही सांस लेता है। दोस्तों अगर पूछ दे कि प्रोकैरियोटिक सेल में सांस किस कोशिकांग से लेता है, तो ये प्लाज्मा झिल्ली से सांस लेता है। किससे? प्लाज्मा झिल्ली से। पिछला वीडियो में हम लोग बात किए हैं। अगला है रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसको जो है ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। इसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अगला है क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ये स्ट्रोमा कहा जाता है। और स्ट्रोमा में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। और कौन संश्लेषण होता है? तो डार्क रिएक्शन होता है। और ग्रेना में जो है लाइट रिएक्शन होता है। ग्रेना में फोटोसिंथेसिस दो टाइप का है। एक डार्क रिएक्शन होता है, एक लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है हम बहुत ही डिटेल से बात किए हैं। अगर आप मेरा साइंस का फर्स्ट वीडियो देखे होंगे जिसमें हम 30 क्वेश्चन बताए हैं, उसमें बहुत ही डिटेल से इसका बात किए हैं कि फोटोसिंथेसिस दो होता है। एक ग्रेना में होता है, एक स्ट्रोमा में होता है। ग्रेना में जो है H2O का ऑक्सीडेशन होता है और इससे ऑक्सीजन रिलीज होता है। किससे? ग्रेना भाग में। और स्ट्रोमा में जो होता है वो डार्क रिएक्शन होता है और ये जो है क्या करता है, ये CO2 को रिडक्शन कर ग्लूकोज बनाता है। तो दोनों आधार में ही एक ऑक्सीजन रिलीज करता है, एक भोजन बनाता है। अगला है कोशिका कला वर्णात्मक परागम्य होती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर है कि यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होने देते हैं, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक देता है। इसीलिए जो है इसको परागम्य कहते हैं, माने परागम्य होता है। 70 नंबर का क्वेश्चन है न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर DNA जो है माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। अगला निम्नलिखित पोषकों में कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति एक संरचनात्मक संरचनात्मक घटक है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। अगला है निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन एक अर्धपरागम्य है? तो कौन एक अर्धपरागम्य है? तो कोशिका झिल्ली जो है अर्धपरागम्य है। अगला है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। फर्स्ट दिया है कि कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित है, सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। सभी देह ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है। तो दोस्तों ये गलत है, क्या है कि ऊतक तो टिश्यू जिसको बोलते हैं, एपिथेलियस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू, तो ये सब टाइप है, एक ही प्रकार का थोड़ी है, इसलिए गलत हो गया। अगला है निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। तो दोस्तों सबसे छोटी कोशिका किसकी है? तो माइकोप्लाज्मा, जिसको PPLO बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा। अगला है कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है ये? तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे बना होता है? कि किससे बना होता है? तो दोस्तों यह कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से बना होता है। अगला है सर्वाधिक संख्या में यानी 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑफियोग्लोसस में 2n गुणसूत्र पाया जाता है। अगला है वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों वास्तविक केंद्र जो है जीवाणु में अनुपस्थित होता है। अगला है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। तो किसने किया था? तो ये नॉल और रस्का ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज जो है नॉल और रस्का ने किया था। अब हम लोग 80 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने किया था? तो दोस्तों इसका खोज जो है पोर्टर ने किया था। कौन? पोर्टर ने। अगला है गुणसूत्र शब्द प्रदान किया, तो गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया था? तो गुणसूत्र शब्द जो है वाल्डेयर ने प्रदान किया। अगला है कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, तो कौन एक निश्चित रूप प्रदान करती है? तो कोशिका झिल्ली। अगला है कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो इसको जो है अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। अगला है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? तो राइबोसोम है। अगला कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो कौन सा कोशिका? तो दोस्तों कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं ये सब जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल क्या है? तो दोस्तों कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल क्या है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। यूकैरियोटिक सेल जो है माइटोकॉन्ड्रिया से ही सांस लेते हैं, तो वही सक्रिय स्थल हो गया। अवर्णीय लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं? तो जड़ों की कोशिकाओं में। जो जड़ों, ल्यूको माने क्या होता है? मिट्टी के अंदर, तो जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान कौन करता है? तो इसलिए करता है कि वो जनन कर सके, इसीलिए ये क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट जो है ये फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है, क्योंकि कीट जो है आकर्षित हो सके और फिर फर्टिलाइजेशन हो सके वहाँ पे, इसीलिए क्रोमोप्लास्ट जो रंग होता है ये अट्रैक्टिव रहता है। अगला है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो हरा रंग जो है क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है क्योंकि अट्रैक्ट करे कीट मकोड़े को, और ये हरा रंग प्रदान करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या थैली, तो ये लाइसोसोम, बहुत चर्चा हो चुका है। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहलाता है? तो क्या कहते हैं दोस्तों? इसको जो है इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। 92 नंबर का है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तब पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण जो है कोशिका भित्ति यानी सेल वाल कहते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण जो है कहाँ पे होता है? तो ये राइबोसोम में होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है दोस्तों? तो इसमें प्लास्टिड हो जाएगा, इसके अनुसार प्लास्टिड हो जाएगा। अगला कोशिका का ऊर्जा पावर, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, इसका ईजी है ये। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो कोशिका में कौन कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। कोई चीज़ का आप ऊर्जा लेना चाहते हैं तो उसका ऑक्सीकरण होगा ही, यानी जलेगा ही, बिना जले ऊर्जा दे ही नहीं सकता है, तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। अगला है कोशिका में राइबोसोम के अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? तो कौन सा कार्य? तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है? तो कौन सी रचना? तो ये सेंट्रियोल। सेंट्रियोल को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? सेंट्रियोल को हिंदी में तारक काय बोलते हैं। क्या? तारक काय, तारक काय। और ये कोशिका में केंद्रक के पास पाया जाता है तथा यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। इसको सेंट्रोसोम भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। इसकी खोज किसने किया था दोस्तों? तो बोवेरी ने किया था। बोवेरी, सेंट्रियोल की खोज जो है बोवेरी ने किया था। और ये कोशिका के विभाजन में सहायक होता है। इसका निर्माण जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी सूक्ष्म नलिकाओं के ट्यूब्स के द्वारा होता है। ये सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा होता है। किससे? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। अगला सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक के सर्वप्रथम दिया था? तो किस जीव वैज्ञानिक? रॉबर्ट हुक ने दिया था। अगला न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम स्वान ने किया था। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने? वाटसन एंड क्रिक ने। फेमस क्वेश्चन है, किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक ने। अगला है जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? किसका कथन है? तो दोस्तों यह कथन जो है हैक्सले का है। तो इसका हम अब फर्स्ट वीडियो है उसको शुरू में हम चर्चा किए हैं इसके बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में। देखिए दोस्त, जो जीव द्रव होता है किसी भी कोशिका का निर्माण का पहला रूप है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप सुनिए आगे। जो सजीव कोशिका है उसके निर्माण में सर्वप्रथम 27 तत्व आपस में मिल गए और उसको कंडेंस फॉर्म में आ गया, यानी 27 तत्व मिला और कंडेंस फॉर्म में आ गया। यानी कंडेंस माने
गहरा फॉर्म में आ गया। इसमें जो है ये रासायनिक परिवर्तन होता है। इस रासायनिक परिवर्तन को जो है केमिकल एवोल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, यानी हिंदी में रासायनिक उद विकास बोलते हैं। तो ये करोड़ों अरबों वर्ष में हुआ, ऐसा नहीं कि कम समय में। और इसमें 27 तत्व में मुख्य तत्व 4 कौन कौन है? ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 65% रहता है, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.3%। दोस्तों ये तत्व एक झिल्ली का निर्माण किया जिसको हम जीव द्रव कहते हैं। क्या झिल्ली का निर्माण। और ये पौधों में सेल वाल का निर्माण किया। यही जो है 2 काम किया, एक जीव द्रव का निर्माण किया और पौधों में सेल वाल का निर्माण किया। तो इसीलिए हेक्सले ने बोला था ये कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यानी कोई भी किसी भी चीज़ का निर्माण जो है सेल से ही होता है। सबसे पहले मनुष्य का भी निर्माण जो है ना पहले सेल से हुआ। सेल डेवलप करते 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 एक पूरा पैकेज बन गया। 103 नंबर। ये सेल से क्वेश्चन है टोटल। अगर आप 2 वीडियो देख लेंगे तो सेल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए, और अगर आपका साइंस का वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। क्वेश्चन है प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम पुरकेंजे ने किया था। किसने? पुरकेंजे ने। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो है जीवाणु में अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी जीवाणु क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। तो ये वही F1 कण जिसको हम लोग चर्चा भी किए हैं शुरू में, क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन जो है क्रिस्टी कहलाता है। कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति क्या होता है? तो कोशिका भित्ति जो है परागम में होता है। लाइसोसोम कार्य करते हैं। तो लाइसोसोम का क्या काम है? तो दोस्तों लाइसोसोम का काम है कि यह अंतःकोशिकीय पाचन में सहायता करता है। अगला है कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होते हैं? तो कौन सा अंगक? तो ये लवक नहीं होता है, प्लास्टिक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। प्रोगैम्ड सेल डेथ का कोशिकीय और आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो कौन सा कोशिकांग? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य जो है क्या करता है? श्वसन करता है, कोशिका विभाजन शुरू करता है नहीं, पाचक रस उत्पन्न करता है नहीं, स्राव करता है, और ये पदार्थ को आवागमन भी करता है, परिवहन भी करता है। अगला है किसके अनुपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो किसके अनुपस्थिति के कारण कह रहा है ना, उपस्थिति के कारण, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर कर पाते हैं किसके उपस्थिति के कारण? तो ये क्लोरोप्लास्ट के उपस्थिति के कारण। अगला है निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? किसने यह प्रस्तुत किया था? तो ये श्वान और लाइडेन। 2 और 4 हो जाएगा, टी श्वान और लाइडेन। अगला है दोस्तों थोड़ा आवाज़ हो जा रहा है, क्या है कि रोड के बगल में है तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो क्या है? तो ये जल है। क्वेश्चन है परासरण की परिभाषा क्या है? तो दोस्तों ये क्या है कि कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह होता है, यानी अर्धपरागम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह होता है, उसको प्राशन कहते हैं। अगला है अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है। क्यों सिकुड़ जाता है? दोस्तों यह जो है ये जल बाह्य प्रासरण द्वारा बाहर निकलता है, इसलिए सिकुड़ जाता है। अगला है यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह 1 बिलियन में रख दी जाती है, ऐसा बिलियन होता है तो क्या होता है? तो ये आइसोटोनिक होता है। अगला क्वेश्चन है एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है, तो अति पराशरी बिलियन में जब रखा जाता है तो आयतन बढ़ जाती है। अगला है बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, तो किस कारण बीज फूलते हैं? तो ये अंतःशोषण के कारण, जल को सोख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के बने दरवाजे को का वर्षा ऋतु में फूलना होता है, क्या कहलाता है? तो ये जो है ये अंतःशोषण के कारण होता है। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है, ऐसा क्यों होता है? तो ये बाह्य परासरण के कारण होता है। अगला है, केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं दोस्तों? केंद्रक के विभाजन को जो है साइटोकिनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोकिनेसिस। अगला है, शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोश का विभाजन उत्तरदायी है? तो कौन सा कोश का विभाजन उत्तरदायी है? तो ये समसूत्री विभाजन। अगला है, कशेरुकों के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, तो केवल मियोसिस द्वारा। किसके द्वारा? मियोसिस द्वारा। माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय पूर्ण होने वाली अवस्था को क्या कहते हैं? तो ये जो है प्रोफेज में सबसे अधिक समय लगता है। अगला है, पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? तो किसकी सहायता से? तो कोशिका पट्टिका की सहायता से। माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था होता है, तो सबसे कम समय में कौन लेता है? एनाफेज। दोस्तों ये डिवीजन वाला है। दोस्तों देखिए, कोशिका विभाजन सबसे पहले कौन स्पष्ट किया था? तो बर्चो किया था। कौन? विर्चो किया था। ये कोशिका विभाजन स्पष्ट किया था। और कौन कौन? तो असूत्री कोशिका विभाजन होता है। दोस्तों यह विभाजन जो है असूत्री आदिम जीवों, जीवाणु और कवक पोटजा शैवाल में देखा जाता है, और प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी इसको कहते हैं असूत्री विभाजन में। दोस्तों समसूत्री विभाजन जो है परोक्ष कोशिका विभाजन है, इसको इंग्लिश में माइटोसिस कहते हैं, और इसका शब्द जो है वाल्टर फ्लेमिंग ने दिया था। और इसमें फेज है, जैसे इंटरफेज है, प्रोफेज है, फिर मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है, तो इस टाइप का है। अगला है, एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिका बनेगी? तो कितने बार विभाजन से? तो 8 बार। 8 बार विभाजन से जो है 256 कोशिका बनेगी। दोस्तों इसमें क्या होता है? 1 से 2 बनता है, 1 से 2 बनता है, फिर 2 से 4 बनेगा, 2 1 से या फिर 2 से ये, तो इस तरह से 8 बार विभाजन होगा तो 256 बनेगा। अगला है, क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? तो ये अर्धसूत्री में होता है। अगला है, पार गति यानी क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो किस अवस्था में होता है? तो ये पैकिटीन अवस्था में होता है। दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन भी जैसे प्रोफेज फर्स्ट होता है, लिप्टोटीन होता है, जाइगोटीन होता है, पैकिटीन होता है, डिप्लोटीन होता है और डाइकोनेसिस होता है, तो ये सब माने इस फेज में होता है। तो आप लोग जो है सभी फेज में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगला है, 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार, अगला क्वेश्चन है, 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होता है? तो कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होता है? तो दोस्तों ये 50 बार होता है। टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है? तो दोस्तों टेलोफेज की विपरीत अवस्था प्रोफेज है। अगला है, माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? तो किस अवस्था में विभाजित होता है? तो एनाफेज अवस्था में विभाजित होता है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट है, समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होता है। तो दोस्तों फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही है। दूसरा कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होता है। दोस्तों इसमें क्या है कि एक कोशिका से जो है 4 संतति कोशिका बनता है अर्धसूत्री में, तो इसलिए सेकेंड गलत हो जाएगा, तो केवल फर्स्ट सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटेना के द्वारा किया गया था? तो फोंटेना के द्वारा जो है ये केंद्रिका किया गया था। अगला है, प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है, तो क्या कार्य है? तो ये सभी कार्य हो जाएगा, एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन, वृद्धि और मरम्मत, ये सभी काम है, तो इसका डी आंसर होगा। तो दोस्तों सेल का टोटल 137 क्वेश्चन था और आज हम लोग इसको पूरा कर चुके हैं। तो दोस्तों इसको आप देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू।